नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसमें मैंने दोस्तों राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है कि कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है पशु परिचर बनना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, थार। दोस्तों जो राजस्थानी मरुस्थल है उसे हम थार के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम थार के मरुस्थल की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और दो देश यानी कि एक भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, जिसका अधिकतम क्षेत्र हमारे देश यानी कि भारत के अंदर है, यानी कि लगभग 80% हिस्सा और थार के मरुस्थल का भारत देश के अंदर है, वहीं इसका 20% हिस्सा पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लगभग और दोस्तों 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर और ये जो थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। वहीं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भूभाग है ये कवर करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, 869 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों राजस्थान की और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है यानी कि जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर हम राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की बात करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से और तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि विकल्प से इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर बांसवाड़ा शहर है, जो कि राजस्थान के और दक्षिण में स्थित है। अगर दोस्तों हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के दो शहर यानी दो जिले यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर कर्क रेखा है इसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी सोन नदी है जो कि माही नदी है सॉरी माही नदी है जो कि कर्क रेखा को और 2 बार काटती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, प्रथम। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से संपूर्ण भारत में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर दोस्तों संपूर्ण भारत के अंदर और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का और 10.41% भूभाग कवर करता है। इसी के साथ राजस्थान और क्षेत्रफल के मामले में और भारत में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आई होप कि आपको मेरे द्वारा जो प्रश्नों के आंसर बताए जा रहे हैं और उनके साथ जो अतिरिक्त व्याख्या की जा रही है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए काडला, विकल्प बी तूतुकुड़ीन, विकल्प सी पारादीप और विकल्प डी कोचीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए काडला। दोस्तों जो काडला बंदरगाह है वो राजस्थान से और सर्वाधिक नज़दीक माना जाता है। अगर दोस्तों हम काडला बंदरगाह की बात करें तो ये दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। वहीं अगर दोस्तों ये अन्य बंदरगाहों की बात करें तो जो अन्य बंदरगाहें हैं जिनमें प्रमुख रूप से और जो तूतुकुड़ीन बंदरगाह है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर है, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। जो पारादीप है वो उड़ीसा के अंदर है
उड़ीसा राज्य के अंदर, वहीं जो कोचीन बंदरगाह है वो केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है देश का सबसे बड़ा राज्य है, अर्थात दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो दोस्तों हमने अभी जो पिछले प्रश्न में भी इसको हमने व्याख्या देखी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प बी, राजस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है। अर्थात दोस्तों हमें बताना है कि जो 21 जून यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर साल का सबसे बड़ा दिन होता है, उसमें सूर्य की किरणें और सीधी किस जिले में पड़ती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, इसी कारण और इस पर 21 जून को और जो सूर्य की किरणें और सर्वाधिक और जो सीधी है वो पड़ती है। अगर दोस्तों इसका जो सीधी पड़ने का इनका जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है इनकी भूमध्य रेखा से नज़दीकी, यानी कि राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा और जो बांसवाड़ा जिला है वो भूमध्य रेखा के अधिक नज़दीक है, इसी कारण से और राजस्थान में अन्य जिलों की अपेक्षा और सूर्य की किरणें और सीधी बांसवाड़ा पर पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगर आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस जिले में जून माह की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो बांसवाड़ा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, यानी कि दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, 826 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान की और उत्तर से दक्षिण की जो बीच का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर। दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर और कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी यानी कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों जो कर्नल जेम्स टॉड थे जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा राजस्थान अथवा रायथान शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्हीं के द्वारा दोस्तों और 1829 यानी दोस्तों 1829 के अंदर और एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी किताब के अंदर इन्होंने राजस्थान अथवा रायथान शब्द का प्रयोग किया था। भाई अगर दोस्तों हम कर्नल थॉमसन की बात करें तो इनके द्वारा सबसे पहले और राजस्थान का जो भूभाग है उसे राजपुताना शब्द के नाम से और संबोधित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, राजपुताना। दोस्तों अंग्रेजों के अधीन जब राजस्थान था तो इसे हम राजपुताना यानी कि राजपूतों का जो क्षेत्र था उसके नाम से संबोधित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में और जो राजपूत राजपूत जो जाति थी उसकी अधिकता देखने को मिलती थी, इसीलिए इस क्षेत्र को और राजपुताना कहा गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। यानी कि दोस्तों हमें राजस्थान का वो क्षेत्र बताना है जहाँ पर जयपुर शहर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, ढूंढाड़। दोस्तों जयपुर शहर राजस्थान का जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है। वहीं अगर दोस्तों जो राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र होता है जिसमें उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, वो जिले शामिल किए जाते हैं, उसे हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वो
ये क्षेत्र है, इसे हम हाडोती के नाम से जानते हैं। भाई दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस क्षेत्र को हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और इससे भी अच्छे आपको मॉडल टेस्ट पेपर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और फ्री में आपको और फ्री कंटेंट और जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उनकी जो पीडीएफ्स है वो फ्री में आपको दी जाएंगी। तो आज ही हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 10.4%, यानी कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भूभाग पर राजस्थान फैला हुआ है। इसी के साथ संपूर्ण भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। अर्थात दोस्तों जो ग्रीनविच रेखा है जो कि 90 डिग्री, दोस्तों जो 0 डिग्री और उत्तरी देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थिति के मतलब उसके हिसाब से और राजस्थान और किस दिशा में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और पश्चिमी गोलार्ध, यानी नहीं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी गोलार्ध, यानी कि जो राजस्थान है वो और उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। यानी कि राजस्थान की स्थिति, यानी कि संपूर्ण भारत की और ग्लोब के अंदर स्थिति की बात करें तो जो हमारा देश है दोस्तों वो इस जो क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर भारत आता है। तो वहीं जो राजस्थान है वो है जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, उसके और पूर्व यानी कि पूर्व दिशा में स्थित है। वहीं अगर दोस्तों 0 डिग्री और अक्षांश की बात करें तो उसके उत्तर दिशा में स्थित है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि राजस्थान और भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा जो अगले प्रश्न है वो आने वाले हैं पशुपालन संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो हम पशुपालन संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए डॉक्टर वर्जिस वी कोरियन, यानी दोस्तों डॉक्टर वर्जिस कोरियन को भारत के अंदर श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन फ्लड, यानी कि भारत को दूध के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत और 1970 के अंदर की गई थी। इसी के कारण इन्हें भारत के अंदर श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अंडे की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है? अर्थात दोस्तों जो अंडे होते हैं उनकी जो खली होती है उनके अंदर कौन सा जो एल्कालॉइड पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी रिसीन तथा एल्ब्यूमिन। दोस्तों जो रिसीन और एल्ब्यूमिन है वो अंडे के अंदर पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सबसे अच्छा मांस उत्पन्न करने वाले सुअर की नस्ल कौन सी है? अर्थात दोस्तों सुअर की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी टॉम बर्थ। दोस्तों जो टॉम बर्थ सुअर की नस्ल है उससे अच्छी किस्म का मांस प्राप्त किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मोटे चारे में TDN की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्राएं बताएं। दोस्तों जो मोटा चारा होता है उसके अंदर और जो TDN होता है उसकी अधिकतम मात्रा और जो रेशों की जो न्यूनतम मात्रा है वो कितनी होती है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि उसके अंदर जो मात्रा होती है वो होती है 60 एवं 18%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है। अर्थात दोस्तों जो मेरिनो नस्ल की भेड़ें हैं वो प्रमुख रूप से किस स्थान से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, स्पेन। दोस्तों मेरिनो किस्म की जो भेड़ें हैं उनकी उत्पत्ति और स्पेन देश से मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, भैंस का मांस। दोस्तों भैंस के मांस के और निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी कि पशुपालन के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसी में आपको और फ्री में पीडीएफ्स भी और पशुपालन संबंधित प्रश्नों के और लगभग 500 प्रश्नों के फ्री पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आज ही जुड़ें और संपूर्ण पशु परिचर की तैयारी करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दानों की आवश्यकता होती है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, 3.5 kg। यानी दोस्तों जो भारी जो कार्य करते हैं दोस्तों, जो वजन का कार्य करते हैं उन दोस्तों जो बैल होते हैं उनको लगभग और 3.5 किलो जो दाने हैं, जो अनाज है, उसकी आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गोपाशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है। यानी दोस्तों जो गाय होती हैं उनके शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि जो गौवंश है उनके शरीर का जो तापमान है दोस्तों वो 38.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है। अर्थात दोस्तों खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प सी, पॉलीब्लेट अक्रिय सेल कल्चर। दोस्तों जो पॉलीब्लेट अक्रिय सेल कल्चर नाम का जो टीका होता है वो और खुरपका और मुंहपका रोग के उपचार के लिए पशुओं को लगाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कॉक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 5 ग्राम तूती आबे 10 लीटर पानी में घोल कर मिलाना चाहिए और पशुओं को पिलाना चाहिए। ये इसके उपचार के लिए सर्वाधिक विधि मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है। इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, 6 माह। यानी कि रेबीज के और उपचार के लिए संगरोध का समय और 6 माह माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा 28वें नंबर का प्रश्न है वो है दूध का वर्तनांक यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है। दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि जो दूध का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.440 से 1.3480 तक, यानी कि 1.34 से और 1.34.80 तक ये 1.3480 तक ये होता है, यानी कि विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बताएं, यानी कि मक्खन में अधिकतम मात्रा जल की कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी मक्खन के अंदर जल की अधिकतम मात्रा है वो 20% तक होनी चाहिए।
तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है मुर्गियों की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की कितनी उपप्रजातियां होती हैं। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी 7, यानी कि मुर्गियों की जो नस्ल होती है उसकी 7 उपप्रजातियां होती हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्न 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने प्रश्न डिस्कस किए गए हैं उनके साथ जो अतिरिक्त व्याख्या मेरे द्वारा की गई है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज़ पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।